नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक मार्गदर्शन वीडियो लेक्चर लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि यूपी जीआईसी मेंस हिंदी एग्जाम की 30 दिनों की रणनीति क्या हो सकती है। विद्यार्थियों, इस समय उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियों के अंतर्गत मुख्य परीक्षाएं ली जा रही हैं, जिसमें आप सभी ने यूपीएलटी मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र को देख लिया होगा। अब बारी है यूपी जीआईसी मेंस हिंदी परीक्षा के प्रश्न पत्र की। तो जो भी विद्यार्थी यूपीएलटी में बैठे होंगे, एग्जाम दिए होंगे, उनको तो एक अनुमान लग गया होगा कि मुख्य परीक्षा में किस तरीके से लिखना है। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो यूपी जीआईसी मेंस के माध्यम से पहली बार मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, तो उनके लिए आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जितनी भी शिक्षक भर्तियों की मुख्य परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, सबसे टेक्निकल अगर मुख्य परीक्षा लगी, तो वो यूपी जीआईसी मेंस हिंदी की लगी, क्योंकि इसमें थोड़ी सी विविधता है और लेंदी इसका पैटर्न है। एक तरीके से देखा जाए, इसमें प्रथम प्रश्न पत्र है 100 अंकों का, जनरल हिंदी के 50 प्रश्न, ऐसे के जनरल हिंदी 50 अंकों के बल्कि प्रश्न है, ऐसे के 50 अंक के प्रश्न, यानी कि 100 अंकों का प्रथम प्रश्न पत्र है। और द्वितीय प्रश्न पत्र आपका सब्जेक्ट है, यानी हिंदी की बात करें तो हिंदी विषय 300 अंकों का। इसको भी खंड वाइज बांटा गया है, खंड अ, खंड ब, खंड स। और इसमें भी शब्द सीमाओं में विविधता है। 250 शब्दों की शब्द सीमा है, 150 शब्दों की शब्द सीमा और 50 शब्दों की शब्द सीमा। तो जब से रिजल्ट आया हुआ है, तमाम विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर कैसे इसकी तैयारी की जाए। हालांकि हमने हिंदी मुख्य परीक्षा की तैयारी पिछले 8-9 महीने से करानी शुरू कर दी थी। हालांकि विद्यार्थी हैं, उनको अपने समय का उपयोग भी करना है, और जब परिणाम आता है तभी उत्साह बढ़ता है। तो हमें लगा कि न सिर्फ मुख्य परीक्षाएं हो रही हैं, बल्कि परिणाम भी आ रहे हैं। जब आप सभी से हम चर्चा कर रहे हैं, तो क्यों नहीं यूपी जीआईसी में जो विद्यार्थी शामिल होने जा रहे हैं और ऑलरेडी वो टीजीटी यूपी टीजीटी में सेलेक्ट हो गए हैं, तो उनको इतना मोटिवेट किया जाए कि यूपी जीआईसी में उनका चयन हो जाए, और जो वेटिंग में है विद्यार्थी टीजीटी में, उनका वेटिंग क्लियर हो जाए। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि क्या यूपी टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थियों को आपने छोड़ दिया है। बिल्कुल नहीं, हम सभी विद्यार्थियों को एक साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, भाषा पढ़ते हैं। उनको परीक्षाओं में तो बांटा जा सकता है, लेकिन तथ्यात्मक रूप से नहीं बांटा जा सकता। सभी परीक्षाओं में जो हम चीजें यहाँ पर बताते हैं, वो हर परीक्षा में आपको देखने को मिल सकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस मार्गदर्शन को ध्यान से आपको देखना है। प्रथम प्रश्न पत्र को लेकर हमने अभी तक 3 मॉडल पेपर आप सभी के सामने रख दिया है। तमाम विद्यार्थियों ने उसको हल करके भेजा भी है। तो एक तो इस मॉडल पेपर की सीरीज चलेगी। अभी हम द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी की रणनीति को लेकर देखेंगे कि आखिरकार आप कम समय में किस तरीके से तैयारी करेंगे कि अधिक से अधिक अंक आपको मिल जाएंगे। उसके पीछे भी रणनीति है। आप सभी व्यवहारिक जीवन में जानते हैं कि आप अजनबी जगह जाते हैं, तो किसी न किसी से रास्ता पूछते हैं कि फला जगह कैसे जाएं। उसमें दो तरीके के लोग हो सकते हैं, या तो कोई आपको लंबी दूरी का रास्ता बता दे या फिर भटका दे, और कुछ लोग होते हैं जो कि आपको सटीक रास्ता बतलाते हैं और आप अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच जाते हैं। तो वही माजरा कुछ यहाँ पर भी है कि आ, हमारी कोशिश है कि आपको सही रास्ता बतलाया जाए और कम समय में आप उस दूरी को पूरी कर लें। तो सबसे पहले हम इस पैटर्न को देखने का प्रयास करेंगे कि द्वितीय प्रश्न पत्र जो है, उसमें खंड अ के अंतर्गत कुल 5 प्रश्न होंगे। कुल 5 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 25-25 अंक का होगा। आप देख रहे हैं 25 अंकों का है। टोटल 125 अंकों का ये पेपर खंड होगा आपका। 250 शब्दों में इसको लिखना है। और आप याद कीजिए अपने उन पुराने दिनों को, जब आप 10वीं 12वीं
बीए और एमए के एग्जाम दिया करते थे, तो उसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता था। तो ये वही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो आपको फिर से एक बार फ्लैशबैक में ले जाने का प्रयास कर रहा है। तो खंड अ पूरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर आधारित है, यानी हर प्रश्न 25 अंक का है। शब्द सीमा यहाँ पर 250 शब्दों की दी गई है। जब हम यूपी एलटी की बात कर रहे थे तो अधिकतम 200 और 125 शब्दों की शब्द सीमा थी, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी क्रॉस की गई है सीमा को, 250 शब्दों में इस खंड में लिखना है। तो इसके लिए सबसे जरूरी क्या है? समय प्रबंधन जरूरी है। खंड ब में अगर आप देखेंगे तो इसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे, 75 अंकों के क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 15 अंक के होंगे। 150 शब्दों में इसको लिखना होगा। और अगर हम इसको दूसरी भाषा में या शैली में कहें तो लघुत्तरीय प्रश्न है। आपको वो दिन याद आ गया होगा कि पहली बार ऐसा नहीं है कि आप दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी या फिर अति लघु उत्तरी से सामना करने जा रहे हैं। ऑलरेडी आपने किया है। हाँ, बीच में एमसीक्यू पैटर्न पर पेपर हो रहे थे तो हमारी आदत छूट गई थी। और आजकल तमाम जो संस्थान है उसमें उस तरीके से आपको गाइडेंस भी नहीं मिलता है, इसीलिए जरूरत पड़ती है इस तरीके के पूरक प्लेटफॉर्म की। तो खंड ब के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि 75 अंकों का सवाल होगा। हर सवाल 15 अंकों का होगा। 150 शब्दों में लिखना होगा। लघु उत्तरीय इसको कहा जा सकता है। इसमें भी समय प्रबंधन का ध्यान रखना है। खंड स के अंतर्गत 100 अंकों का सवाल होगा और प्रश्नों की संख्या दोगुनी हो जाएगी, यानी कि 10 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे और हर प्रश्न 10 नंबर के होंगे। 10 प्रश्न रहेंगे, 10-10 नंबर के प्रश्न रहेंगे और उनकी शब्द सीमा 50 शब्दों की होगी। इसको हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न कह सकते हैं और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से आप सर्वाधिक अंक हासिल कर सकते हैं। आप अपना ध्यान ले जाइए यूपी एलटी के प्रश्न पत्र में, तो वहां पर 8 नंबर के प्रश्न होते थे और 12 नंबर के प्रश्न होते थे, लेकिन इनकी शब्द सीमा में भिन्नता थी। आपको याद आ गया होगा, नहीं याद आया होगा तो इस चैनल पर पुरानी वीडियोज उपलब्ध हैं, आप जाकर देख सकते हैं। अनिश्चित तौर पर याद आया होगा क्योंकि आप सभी गंभीर विद्यार्थी हैं और जिस तरीके से आप सभी को मैं रास्ता बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद इसको मार्केट में आप खरीदना भी चाहें तो नहीं खरीद सकते हैं। इसके पीछे हमने काफी होमवर्क किया, अपने घंटे 2 घंटे की नींद को कम किया और अगर सोया भी तो इसी पैटर्न के बारे में सोचता रहा कि अपने विद्यार्थियों को किस तरीके से बतलाऊं कि उनको चीजें आसान लगने लगे। उनको ये ना कहना पड़े कि आप जब तक पैसा नहीं देंगे तब तक मैं गुरु मंत्र नहीं बतलाऊंगा। यही इस चैनल की खासियत है। आप अपने दिमाग में यूपी एलटी की चीजों को ला दिए होंगे, लेकिन अंतर क्या है? अंतर है कि देखने में तो लग रहा है 10 नंबर का है, लेकिन इसमें लिखना बहुत कम है। एकदम से वही पैटर्न है जैसे आप केबीएस, एनबीएस, टीजीटी, पीजीटी एग्जाम को देखे होंगे या फिर ईएमआरएस के एग्जाम को देखे होंगे। उसमें भी लिखना तो अधिकतम एक वाक्य में था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा 2-3 वाक्यों में लिखना पड़ सकता है, 50 शब्द में लिखना है। कुल मिलाकर सबसे पहले जब आप एग्जाम में प्रश्न पत्र आपको मिले तो खंड स को हल करने का आप प्रयास करेंगे। एक नजर अगर हम डाल लेते हैं कि खंड अ, खंड ब, खंड स हमें क्या स्थिति है, तो सबसे पहले आप अपने प्रश्न पत्र में उत्तर खंड स से देंगे, क्योंकि इसमें ठोस अंक मिलेगा। इसमें कम लिखना है और अंक ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, इतना बेहतर तरीके से लिख दें कि आपको 90 अंक मिल जाए। तो आपका ये 90 अंक एकदम ठोस हो गया। फिर इसके बाद आप खंड ब के प्रश्नों को हल करना शुरू करें, क्योंकि इसमें भी अपेक्षाकृत कम शब्दों में लिखना है, 150 शब्दों में लिखना है। तो इतना ठीक ठाक लिखें कि इसमें भी आपको कम से कम 50 नंबर या 40 नंबर तक मिल जाए। और बचा रहा खंड अ, तो जब आपका खंड स बढ़िया चला जाएगा, खंड ब बढ़िया चला जाएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा और आप बेहतर तरीके से खंड अ को भी हैंडल कर सकते हैं। तो ये रणनीति है, इस चीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा कि पहले आपको अधिकतम अंक कहाँ से मिल सकते हैं उनको ध्यान में रखना है। फिर उससे थोड़ा बेहतर अंक कहाँ मिल सकते हैं उसको
और फिर सबसे अंत में खंड अ को रखना है। हो सकता है कि अगर इस चीज को हम उल्टा कर दें तो आपका बहुत समय 125 शब्दों में 125 अंकों में चला जाएगा और पता चला कि अंत में आप प्रेशर में आ जाएंगे। खंड स में जो कि ठोस नंबर आपको मिलता, आप वहां पर खराब प्रदर्शन कर जाएंगे। मुझे अपने बीए और एमए के बच्चों की कॉपियां याद आ रही हैं। अभी वर्तमान समय में आप देखेंगे कि हर प्रश्न पत्र में 20 अंकों का वन लाइनर क्वेश्चन होता है। अक्सर हम जब कॉपी चेक करने जाते हैं तो दो तरीके की कॉपियां दिखाई देती हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं जिनका वन लाइनर अच्छा होता है और उनको मालूम है कि कैसे एग्जामिनर के ऊपर हमें प्रभावित करना है या फिर उसका मनोविज्ञान चेंज करना है, तो वो 20 नंबर के क्वेश्चन को पहले करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि कई बच्चे 18-18 नंबर पा जाते हैं, कई तो 20 नंबर भी पाते हैं। इससे अन्य जो खंड है उस पर भी एग्जामिनर का प्रभाव रहता है कि बच्चा अच्छा है लिखने में और समय प्रबंधन में कुछ उत्तरों में कमियां रह गई हैं, कुछ में वो, लेकिन उसको मैनेज कर लिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपको 100 अंकों वाले जो खंड है, स खंड, उसको ध्यान में रखना है। इसमें ठोस अंक मिलेगा पूरा, अगर आप बढ़िया से लिख दिए तो। फिर ब को देखिए, फिर अ को देखिए, ठीक है। अब जैसे आपके मन में आ रहा होगा, तमाम विद्यार्थियों के मन में आ रहा होगा कि इसके लिए कौन सी किताब पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो जब अगर हम खंड स की बात करें तो आप कहीं भी रहेंगे, जो भी, अगर आप ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर तैयारी किए हो या फिर जब भी आपको वक्त मिल रहा है तो हिंदी साहित्य का इतिहास, व्याकरण, भाषा, संस्कृत साहित्य, व्याकरण, इन सब के जो छोटे छोटे तथ्य हैं उनको अपने दिमाग में आप रखिए, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक की जो भी सामान्य चीजें हैं जिनको कि आप 50 शब्दों में लिख सकते हैं, उनको हमेशा मतलब अपने दिमाग में रखते रहिए। और ये कब तक रखना है? 30 दिनों तक रखना है। 30 दिनों की बात है, फिर इसके बाद तो दूसरी बातें शुरू हो जाएंगी। तो आप अपना टाइम टेबल बनाते हुए, समय प्रबंधन का ध्यान रखते हुए चीजों को कीजिए। अब इसके लिए मैं 2 किताबों की चर्चा करूंगा। सबसे पहले हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी की जो पुस्तक है, मैंने बहुत पहले ही मेंस के लिए इस पुस्तक को प्रेफर किया था आप लोगों को। जब हमारी पुस्तक नहीं आई थी, उसके पहले ही हमने बतलाया हुआ था कि थियरी की अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास खरीद के आराम से उसको पढ़िए। जैसे पहले जमाने में आप पढ़ते थे एमसीक्यू के आधार पर कि फलाने ने फलाने के बारे में क्या कहा, फलानी रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है, ठीक है, उसका क्रम क्या है। लेकिन यहाँ पर आपको विषय वस्तु के हिसाब से पढ़ना है कि आदिकाल है तो उसमें कितनी तरीके की रचनाएं लिखी जा रही थी, क्यों लिखी जा रही थी, उसका नाम क्यों तमाम नामों से संबोधित किया गया, फिर क्या ऐसा हुआ कि भक्ति काल का उदय हुआ, भक्ति काल की विषय वस्तु क्या रही, उसमें भी जो प्रमुख कवि हैं वो एक दूसरे से क्यों अलग हैं या फिर किन मुद्दों पर समान हैं, इस तरीके की दृष्टि आपके अंदर विकसित करनी पड़ेगी। इसके बाद रीतिकाल को उसी हिसाब से पढ़ना है, उसमें भी कई तरीके की धाराएं हैं, श्रेणियां उसकी बटी हुई हैं। फिर इसके बाद आधुनिक काल है, आधुनिक काल में एक तरफ काव्य है, दूसरी तरफ गद्य है, तो इसको भी पूरा पढ़ना है। इस किताब में पूरा दिया हुआ है जितना आपके लिए जरूरी है। थोड़ी मोड़ी त्रुटियां प्रकाशन वर्ष इत्यादि को लेकर है, लेकिन आपको इग्नोर करना है। और आप कोशिश कीजिए कि आप भी जब एग्जाम में बैठिए तो वहां पर किसी रचना के प्रकाशन वर्ष को लिखने का कम से कम प्रयास कीजिए। जैसे मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे, जैसे मान लीजिए प्रिय प्रवास है तो ब्रैकेट में लिख देंगे 1914, कोई लिखने की जरूरत नहीं। जब पूछे तभी आप बताइए कि प्रिय प्रवास का प्रकाशन कब हुआ था। नहीं पूछ रहा है, लिखते समय आप सामान्य रूप से लिखिए। तो फैक्चुअल जानकारी जहां पूछी जाए वहीं लिखिए, बाकी थ्योरेटिकल ढंग से अपने उत्तर को तैयार कीजिए, एक दृष्टि अपनी विकसित कर लीजिए। और बची खुची जो चीजें हैं वो आपको 100 लिखित प्रश्नों की सीरीज में पूरी मिल जाएंगे। पूरे पाठ्यक्रम को हमने कवर किया हुआ है। और अपनी किताब के बारे में भला हम क्या कहें, आपके पास होनी चाहिए। और खरीदने से पहले एक बार पूरा उसका इंडेक्स, पूरी किताब आप देख लीजिए।
अगर आप खरीद लेंगे तो अच्छी बात है, आपके लिए फायदेमंद ही रहेगी। कारण ये है कि इसमें लॉन्ग, मीडियम और शॉर्ट त्रिवेणी को हमने शामिल किया हुआ है। जितनी तन्मयता के साथ आपको यहाँ पर मैं मार्गदर्शन दे रहा हूँ, उतनी ही तन्मयता के साथ उस किताब में मटेरियल्स को रखा गया है और ध्यान रखा गया है कि चाहे 250 शब्दों का प्रश्न हो या फिर 150 शब्दों का प्रश्न हो या फिर 50 शब्दों में लिखने वाला प्रश्न हो, सभी का आंसर इस पुस्तक में आपको मिल जाए। कम से कम इस पुस्तक के बहाने आपका मनोबल बढ़ेगा और फिर आप तैयारी में अपने मन को लगाएंगे और फिर एग्जाम हॉल में जाएंगे। पेपर को देखते ही खंड स, ब और अ को हल करना शुरू कर देंगे और फिर आकर आप बताएंगे भी कि पेपर जैसा आप पढ़ाए थे, बताए थे, या फिर जो रणनीति है, कई बार रास्ता बतलाना भी बहुत बड़ी बात होती है। उस चीज को आपको ध्यान में रखना है। कई बार लोग ले जाकर सीधे आपकी गंतव्य स्थान तक छोड़ देते हैं जब वो नजदीक होता है, लेकिन कई बार बता देते हैं कि यहाँ से दाहिने मुड़िएगा, बाएं मुड़िएगा। मुझे एक घटना याद आ रही है। जब मैं बीएचयू में बीए का विद्यार्थी था, बल्कि एडमिशन मेरा हुआ था। बीएचयू की एक खास विशेषता ये है कि आप को हर जगह एक ही टाइप की लगेगी अगर कैंपस में आप जाएंगे तो। शुरुआत में हम सभी एक ही जगह घूम घूम कर आ जाते थे, ठीक है। हमने हमें जाना था कॉमर्स फैकल्टी में, तो उस समय ध्यान में नहीं आता था कि किधर है वो। बार बार हम लोग मधुबन के इलाके में ही घूमते रह जाते थे। एक वहां के विद्यार्थी से हमने पूछा कि हमको फला जगह जाना है, तो वो कई बोला कि यहाँ से लेफ्ट हो जाइएगा, फिर राइट हो जाइएगा, फिर लेफ्ट हो जाइएगा, फिर राइट हो जाइएगा, इस तरीके से बताया उसने। तो मैं सोचता था कि इसको इतना कैसे पता है कि वहां से हमें बाएं मुड़ जाना है, फिर दाएं मुड़ जाना है, फिर बाएं जाना है, फिर दाएं जाना है, फिर हम पहुंच जाएंगे। क्योंकि उनके पास अनुभव था, उस कैंपस में कई दिनों से, महीनों से, वर्षों से रह रहे थे, तो उन्होंने इस चीज को बतला दिया। फिर यही चीज हम बताया करते थे बाद में जब अनुभव हुआ। तो प्रिय विद्यार्थियों, जितनी भी बातें हम कर रहे हैं वो हवा हवाई नहीं है। अपने समय में लिखित जो जेआरएफ की परीक्षा हुआ करती थी, नेट की परीक्षा हुआ करती थी, दो दो बार हमने लिखित परीक्षाओं में भागीदारी की और सफलता हासिल की। और लगातार लिखित परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हम मार्गदर्शन करते रहे। जब यूपी शिक्षक भर्तियों में मुख्य परीक्षाएं नहीं हुआ करती थी, उस समय भी हम मुख्य परीक्षा, खासतौर से सेमेस्टर में कैसे लिखना है, इसको लेकर चिंतित रहा करते थे। और अपने जो वर्तमान विद्यार्थी उनको हम बतलाते भी हैं, जो हमारे मानक विद्यार्थी हैं। बाकी आप सभी तो हमारे शौक से जुड़े हुए हैं, और क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जितना आप लोगों से जुड़ेंगे उतना ही आप अच्छा होमवर्क करेंगे और अपने जो पढ़ाई आपने की हुई है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए तो यहाँ पर हम लोग जुड़ते हैं। बाकी अ, कोशिश यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को हम बता पाएं जो जिनको कोई बताने वाला नहीं। तो बहुत अच्छा लगता है और आप लोगों के लिए काफी ये फायदेमंद भी है। उम्मीद है कि यूपीजीआईसी को लेकर आप बहुत टेंशनाइज्ड माहौल में नहीं रहेंगे। जिस रणनीति के बारे में हमने आप सभी से चर्चा की है उसी हिसाब से आप पढ़ेंगे। किताब आप हिंदी अगर विषय से दे रहे हैं और दे ही रहे हैं, जब आप हमसे जुड़े हुए हैं, तो सरल इतिहास खरीद लीजिए और अनुराज हिंदी एकेडमी की जो पुस्तक है उसको खरीद लीजिए। और इन दोनों को टाइम टेबल बना के बढ़िया से पढ़िए और तनाव मुक्त रहिए। आप रिजल्ट पे आप मत फोकस कीजिए। जिस तरीके से आपका प्री हुआ है उसी तरीके से मेंस हो जाएगा। और हम अंदर से आप सभी को शुभकामनाएं देने का प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जीआईसी में सेलेक्ट होंगे तो टीजीटी वालों का भी जो वेटिंग लिस्ट में है उनका भला होगा। बाकी आगे बहुत सारी परीक्षाएं लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में लगी हैं, बिहार में लगी हैं, इसके बाद हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, जो कुछ हिंदी पट्टी राज्य हैं जो साल दर साल एक्टिव रहते हैं। तो आप अगर किसी में असफलता भी हासिल किए हैं तो निराश नहीं होना है। आप आगे के एग्जाम की तैयारी करते रहिए। पढ़ना वही है, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा का इतिहास, काव्य शास्त्र, यही सब पढ़ना है। बस परीक्षाओं का नाम बदल जाता है। तो आज के मार्गदर्शन को लेकर आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मॉडल पेपर लेकर हम आएंगे। प्रथम प्रश्न पत्र की तो शुरुआत हमने कर दी है। द्वितीय प्रश्न पत्र एकदम हूबहू जिस तरीके से खंड में सवाल होने चाहिए
उस हिसाब से हम लेकर आएँगे। तो आप अपनी पढ़ाई कीजिए, अपने को मजबूत कीजिए, अपना आधार मजबूत कीजिए उन किताबों के माध्यम से, फिर आपकी मंजिल आपको आपके नज़दीक दिखाई देती हुई नज़र आएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।